नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट के 2015 के पेपर के। सीटेट फरवरी 2015 ये होगा आपका 6 to 8 यानी कि जूनियर लेवल का। इससे पहले भी सीटेट के जो पास्ट ईयर के पेपर्स हैं उनके वीडियोस आ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से इसे देख लीजिए। ये शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोट्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। देखिए, अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपना करेक्ट आंसर चुनिए, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि आपका आंसर क्या सही होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसका मतलब कैसे ये सही है? क्योंकि देखिए, वाइगोट्स्की साहब का कहना था कि जो हम बच्चे का अधिगम होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि वो लोगों से क्या करता है, इंट्रैक्शन करता है, लोगों से बातचीत करता है और समाज और संस्कृति से बच्चा सीख जाता है। अब इनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें सही हुई। अगर यहाँ पे पियाजे लिखा होता तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, इसका उल्टा सही हो जाता है। पियाजे साहब कहते हैं कि विकास प्रक्रिया पहले आती है और अधिगम प्रक्रिया जो है वो बाद में आती है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जो बच्चे का विकास है वो श्रेणीकृत होता है पियाजे के अनुसार। पहला जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज में डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट हुआ, इसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हुआ, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में डेवलपमेंट हुआ। तो ये कहते हैं पियाजे साहब। बट वाइगोट्स्की साहब का कहना था कि विकास प्रक्रिया पीछे रह जाती है किससे? अधिगम प्रक्रिया से। तो आई होप आपको एक कुछ आंसर क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? कोलबर्ग के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उससे भी मैंने बताया था कि जब कोलबर्ग साहब ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है उनका, कि उसे हाइंस की पत्नी बीमार हो जाती है और हाइंस को जो है दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो उसे चोरी कर लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जितने भी कोलबर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा कह लीजिए आपके एक्सपेरिमेंट थे, जितने प्रयोग थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल डोमिनेंट थे, यानी कि जो है उन्होंने पुरुषों पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए इनकी बहुत बड़ी आलोचना की जाती है कि उन्होंने एक पुरुष वर्ग को ही लेकर के ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया है। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में अध्यापिका करेगी। देखिए, यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में क्या किया जाएगा, इसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अगर हम शिक्षार्थी केंद्रित टीचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी पद्धतियों को, ऐसे सिस्टम को हम नियोजित करेंगे जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हो, खुद के नॉलेज के लिए वो इनिशिएटिव ले सके। इस तरीके से हमें चीज़ें वहाँ पे डिज़ाइन करनी होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत है गार्डनर का। टेट के क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, तो इस क्वेश्चंस में भी आपको एक आंसर मिल रहा है। यहाँ पे पूछा गया कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है अंतःवैयक्तिक। वो क्या हो सकता है? अंतःवैयक्तिक हो सकता है। वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। अब कौन सी विभिन्नता है? आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भाषा एवं चिंतन के बारे में उनका दृष्टिकोण। ये क्वेश्चन पियाजे, वाइगोट्स्की, कोलबर्ग घुमा के वही चीज़ें पूछी जाती हैं अगर आपके पास कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया। और मैंने पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसे पूरा देख लीजिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इतने अच्छे से मैंने वहाँ पे क्लियर कर दिए। इसके बाद लगभग 100 से 150 प्रश्न भी मैंने करा दिए हैं, तो उसके बाद आप उसको भी चेकआउट करिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो सीटेट का, पियाजे, वाइगोट्स्की, कोलबर्ग, इनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो इसको आप डेफिनेटली से कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। अब देखिए, भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। पियाजे साहब कहते हैं कि पहले थॉट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि पहले चिंतन आता है। मैंने कहा था कि पियाजे जब आप लिखेंगे PAIAGET तो इसमें टी आ रहा है ना लास्ट में, इसका मतलब पियाजे साहब कहते हैं पियाजे साहब कहेंगे पहले चिंतन का विकास होता है। वाइगोट्स्की साहब कहते हैं पहले भाषा का विकास होता है, फिर चिंतन का विकास होता है। तो आप इस तरीके से इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पियाजे यानी कि पहले चिंतन का विकास होगा, थॉट का विकास हो। तो भाषा और चिंतन के बारे में जो उनके दृष्टिकोण है वो अलग अलग है।
अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पहली बार आप इस चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वो क्या करेगी? अब इंटरनल मोटिवेशन के लिए टीचर्स क्या करेंगे? अंतिम परिणाम देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अब हमें रिजल्ट्स पे फोकस तो करना है, इसके अलावा हमें क्या करना है कि बच्चे की जो इंडिविजुअल लर्निंग हुई है उस पर भी ध्यान देना। अभी मान लीजिए हमने उसे गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पढ़ा दिया, अब भले ही उसमें 10 में 10 मार्क्स ले आए उसको पढ़ करके, लेकिन क्या उसे वो चीज़ें पता चली, लर्निंग हुई उसकी कि नहीं? अब अगर वो बाहर खेल रहा है, उसके बॉल उछाले जा रहे हैं, तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है कि हाँ, ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मेरी बॉल जो है जब ज़मीन से ऊपर जाती है तो नीचे आके गिर जाती है। तो क्या वो समझ पाया या नहीं समझ पाया, इस चीज़ पर भी ध्यान देना। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। अगर बच्चा क्लास में क्या करता है, फेलियर होता है, तो हमें वो किस फेथ की तरफ, किस विश्वास की तरफ ले जाती है? आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिलेबस, टीचिंग सिस्टम यानी कि शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रिया यानी कि असेसमेंट प्रोसेस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर जो हमारा क्लास का परफॉर्मेंस होता है वो फेलियर की तरफ जाता है, तो हमारा जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति यानी कि एजुकेशन, जो टीचिंग सिस्टम है, टीचिंग प्रणाली है और असेसमेंट प्रोसेस है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति में आपका विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। अगर बच्चे क्लास में गलतियां कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अपने टीचिंग किस तरह से की उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बच्चे का फेलियर नहीं है, वो टीचर का फेलियर है। तो हम बात कर रहे हैं सीटेट 6 to 8 2015 की। एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। एक बच्चे ने क्या किया कि एक प्रकरण में, मान लीजिए एक पैरा है, उसमें क्या किया, मुख्य बिंदुओं को उसने अंडरलाइन कर लिया। इसके बाद उसका एक विजुअल प्रस्तुतिकरण करता है, एक विजुअल प्रेजेंटेशन करता है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुति करता है। 3 चीज़ें यहाँ पे पूछा गया है। एक पैराग्राफ में पहले तो उसने अंडरलाइन कर लिया, फिर उसका विजुअल प्रेजेंटेशन किया, आपके सामने दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की प्रस्तुति करता है। वह क्या कर रहा है यहाँ पे? आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रहा है वहां पे। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों की बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनने में सहायता कर सकती है? कैसे टीचर्स जो है बच्चों को एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करा सकता है? यहाँ पे बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देने तथा उन्हें हल करते समय उनका सहयोग करना बहुत ही बेहतरीन तरीका हो सकता है। अगर आप टीचर्स हैं, आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, पहले तो आपने चीज़ें दे दी, उसके बाद एक टास्क दे दीजिए। जैसे आपने किताबों में देखा होगा कि पीछे क्या किया जाता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके बाद एक फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए दिया जाता है। उसमें बच्चों को अपने विवेक के अनुसार, अपने इंटेलिजेंस के अनुसार चीज़ों को फिल करना होता है। तो वो भी एक तरीका का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। या हमने कुछ कागज़ के टुकड़े दे दिए, हमने कहा कि इससे आप एक डिज़ाइन बना के दिखाइए, तो ये भी एक तरीके का उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। या हमने कोई कंडीशन दे दी, इस तरीके के टास्क हम उन्हें करवा सकते हैं। निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। जो लर्निंग होता है वो क्या होता है, एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। कैसे, समझ लीजिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो दिमाग है वो टेबुला रासा होता है। टेबुला रासा का मतलब होता है कि ब्लैंक स्लेट, एक सादा स्लेट। अब वो अपने घर वालों से सीखता है, फैमिली से सीखता है, इसके बाद अपने स्कूल से सीखता है, इसके बाद अपने फ्रेंड से सीखता है। सोशल मीडिया बहुत बड़ा लर्निंग का सोर्स है। तो इन सब चीज़ों से उसका क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही उसकी लर्निंग जो है घटित होती है।
बिल्कुल उसी तरीके से जब आप मार्केट से एक ब्लैंक चिप खरीद के लेके आते हैं तो उसमें कोई चीज़ें नहीं होती है, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं आप इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोज उसे भरते जाते हैं और वो एक दिन मेमोरी फुल होती है। उसी तरीके से बच्चे का माइंड होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई कि जो डेवलपमेंट होता है यानी कि जो विकास होता है वो मैच्योरिटी प्लस एक्सपीरियंस, इसके अन्योन्य क्रिया यानी कि ये इसको प्रभावित करता है और जो अनुभव है एक्सपीरियंस वो मैच्योरिटी को भी प्रभावित करता है। अन्योन्य क्रिया एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है वो मैच्योरिटी प्लस एक्सपीरियंस इन दोनों का क्या है, एक इंटरचेंजेबल प्रोसेस होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ लीजिए। प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है? ठीक है, प्रकृति पालन पोषण का मतलब जो नर्चरिंग है, ठीक है, और पोषण है, उसका जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें आपको कौन सा उपयुक्त कथन लगता है? तो आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं, दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। एग्जैक्टली अब आप बच्चे को कहेंगे या जो डिबेट होता है कि बच्चा समाज से ज़्यादा सीखता है या बच्चे की जो अनुवांशिकता है वो ज़्यादा प्रभावित करती है। डेफिनेटली बच्चे की अनुवांशिकता जो उसको माता पिता से एक जेनेटिक के थ्रू मिला हुआ है और जो उसने समाज में सीखा है, उन दोनों के अंतः क्रिया के परिणाम स्वरूप बच्चा सीखता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, डेफिनेटली सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? आंसर नंबर ए इज करेक्ट। मूल्यों यानी कि इसके जो वैल्यूज़ हैं, विश्वास, बिलीव्स हैं और जो एक्सपेक्टेशन है उसको एक्वायर्ड करने की, उसको अर्जित करने की। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को, फेथ को और एक्सपेक्टेशन को एक्वायर्ड करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं, क्यों? आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस आंसर आप ढूंढिए जाके पियाजे के कंप्लीट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों यहाँ पे सी इज करेक्ट है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पियाजे सिद्धांत के अनुसार वो किस तरीके से सीखते हैं। इसका आंसर आपको मिल जाएगा फेसबुक पेज एडुटॉक फॉर यू पे। तो अगर आप इसे देख रहे हैं तो आप एडुटॉक फॉर यू के फेसबुक पेज पे जाइए, इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे आपको 17 का आंसर दिया जाएगा। वाइगोट्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी हर बार पूछा जाता है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि जेडपीडी का मतलब क्या होता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र ये होता है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। बच्चा खुद से कितनी चीज़ें कर सकता है और जब बच्चे की आप हेल्प कर देते हैं तो वो कहाँ तक सीख सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष का मतलब है कि जो मल्टी कल्चरल क्लासेस हैं, कई सारे बैकग्राउंड से लोग आते हों, कई सारे कल्चर से लोग आते हों, तो वहाँ पे जो असेसमेंट हो, हमारा आकलन हो, वो किस तरीके से हो। अब यहाँ पे अगर आपकी क्लास में बच्चे बहुत सारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से आने वाले हैं तो ये डेफिनेटली शामिल होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो उनकी सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है, उनको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाए ताकि उनके साथ पूरी तरह से जस्टिस हो सके, उनके जो असेसमेंट में पूरी तरीके से जस्टिस हो सके। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? तो यहाँ पे आंसर नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट, यानी कि विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के पीछे का मूलाधार क्या है? जो समावेशी शिक्षा के पीछे का जो एक बेस है वो क्या है? वो बेस है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। यानी कि वो किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, उसकी आईक्यू कितनी भी क्यों ना हो, वो बच्चा चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गरीब हो या अमीर हो, सबको हमको एक ही दृष्टिकोण से देखना होगा। ये है समावेशी शिक्षा के पीछे का मूलाधार। अब जब भी आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे टीचर हैं, और एज अ टीचर एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि मान लीजिए ये सीटेट का जूनियर लेवल का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अब आपके ध्यान में जो आना चाहिए वो आना चाहिए कि यहाँ पे जिस बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो 6, 7, 8 के बच्चे हैं। आंसर आप जब देंगे तो उन 6, 7, 8 के बच्चों को ध्यान में रख के देंगे कि आप जब बच्चे थे तो क्या नीड थी उन बच्चों को, या एज अ चिल्ड्रन आपको क्या चीज़ें चाहिए वहाँ पे। जब भी आप प्राइमरी लेवल का सॉल्व करेंगे यानी कि 1 to 5, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके सामने 1 से 5 के बच्चे बैठे हुए हैं, क्या उनको नीड होनी चाहिए या उनकी आवश्यकता यहाँ पे क्या होगी। तो इन दोनों बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें जब भी किसी पेपर को सॉल्व करें कि हम प्रश्न आखिर किन बच्चों के लिए पूछा जा रहा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? क्रिएटिव बच्चा है, टीचर चाहता है उसकी पहचान करना, तो ऑब्जर्वेशन बेहतरीन तरीका होगा। कब? जब बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा। तो आप ये देखेंगे किस तरीके से बच्चे ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं यानी कि जो उनकी नीड है उनके प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित के द्वारा कर सकती है। तो जो वंचित वर्ग से आए बच्चे हैं, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अन्य बच्चों को और वंचित वर्ग के आए बच्चों को सहयोग करने के लिए कहना और उन्हें विद्यालय के जो तौर तरीके हैं, जो सिस्टम है, उनको सीखने के लिए आपस में प्रेरित करना। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 23। इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, आई होप आपको पता होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतरीन ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, इसके लिए जो आप मोटिवेशन देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा कि प्रश्न आपस में अंतर्क्रिया करने के लिए यानी कि अननोन क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा जब बच्चे क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो क्या होगा कि एक तो उनकी लर्निंग बढ़ेगी। अब जो क्वेश्चंस उन्होंने क्लास में पूछ लिए उस पर उनका स्पेशल अटेंशन आ जाएगा। अब जब भी वो क्लासरूम से बाहर जाएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, तो क्वेश्चन जरूर ही उनके एक लार्ज लर्निंग पीरियड में जो है काफ़ी देर तक रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी? तो आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों के आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाएगा। तो असेसमेंट यहाँ पे आंसर नंबर बी को सही मानता है। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा में प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। अब बच्चे को हम सहारा देने का मतलब कितना हेल्प करेंगे, उसकी जो मात्रा है और जो उसकी टाइप्स है उसमें अगर परिवर्तन करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? वो बच्चे के परफॉर्मेंस लेवल पे डिपेंड करता है। मान लीजिए बच्चा एवरेज है तो उसे एवरेज हेल्प की जरूरत होगी, और बच्चा एवरेज से नीचे उसका परफॉर्मेंस आ रहा है तो डेफिनेटली आप जो उसकी मात्रा है यानी कि आप उसे 1 घंटे ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो आपको 2 घंटे उस बच्चे को देना पड़ेगा। आपको प्रकार में भी ध्यान रखना, अगर आप बोल के पढ़ा रहे थे अभी तक तो आप उसे प्रोजेक्टर के माध्यम से भी समझाएंगे, उसे असाइनमेंट के माध्यम से भी समझाएंगे तो उसकी ज़्यादा लर्निंग हो पाएगी। तो डिपेंड करता है उसका परफॉर्मेंस कितना है, इसी आधार पर हम बच्चे को हेल्प देने की मात्रा तय करते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करते हैं, अगर आप मैथ के टीचर हैं और प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है, देखिए सॉरी उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात की जा रही है, ठीक है,
तो विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं। जब बच्चे गलती करते तो इंसाइट के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर साहब ने किया था। कोहलर साहब ने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पे किया था। क्या बताया था उन्होंने कहा था कि जो चिंपैंजी होता है वो अचानक से सीख जाता है, आदमी क्या होता है अचानक से उसकी लर्निंग हो जाती है, जिसे उन्होंने क्या कहा था? आहा एक्सपीरियंस कहा था, AHA, आहा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका क्या करेगी कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराते हैं। इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? आप बताइए, आप किससे सहमत हैं? पढ़िए सारे, पॉज करिए वीडियो को। आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। ठीक है, बहुत सही बात की गई कि बच्चे की जो असफलता है, जो बच्चे की फेलियर है, वो उसकी असमर्थता का क्या है? एक तरीके का प्रतिबिंब है। आंसर नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपको शाम तक मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।